अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शिप अपनी सर्विस में शामिल की जा रही है, जिसका नाम यहाँ पर टाइप 76 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप एक ऐसी शिप होती है जो कि आपको साहिल समंदर के थ्रू आपकी एनिमी की जो टेरिटरी है उसके ऊपर हमला करने में हेल्प करती है, और इस टर्म को यहाँ पर एम्फीबियस असॉल्ट कहा जाता है, यानी कि समंदर के रास्ते आपको हमला करना है। जिस तरह से पैराट्रूपर्स होते हैं जो कि आसमान से किसी भी एनिमी टेरिटरी के ऊपर उनको उतारा जाता है, पैरा ड्रॉप किया जाता है, देन पैराशूट के साथ वो नीचे फिर लैंड करते हैं, उसी तरह से ये जो एम्फीबियस असॉल्ट है या फिर एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं, ये आपको यहाँ पर हेल्प आउट करती हैं समंदर के रास्ते किसी भी एक जगह के ऊपर एनिमी टेरिटरी के ऊपर हमला करने में या फिर इन्वेड करने में। इसके लिए ऐसी जो शिप्स हैं वो एक बहुत बड़े अमाउंट में जो सोल्जर्स हैं, जो फौजी हैं, उनको कैरी कर सकती हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर सोल्जर्स को कैरी किया जा सकता है, बल्कि इनके साथ जो डिफरेंट टाइप के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं उनको भी ये शिप जो है वो अपने अंदर कैरी कर सकती है, एंड देन किसी साहिली पट्टी के करीब आकर उनको डिप्लॉय कर सकती है। ना सिर्फ यहाँ पर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को डिप्लॉय किया जा सकता है, बल्कि इवन जो टैंक्स हैं उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो सेम इसी रोल के लिए चाइना की ये जो टाइप 76 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है उसको बनाया गया है। पहली ये जो इस सीरीज की शिप है जिसका नाम सिचुआन है, वो चाइनीज नेवी की सर्विस में एंटर होने वाली है। ऑल्दो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जो है वो क्लियरली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कुछ अवेलेबल है उसके हिसाब से इस शिप की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 से 50,000 टन की है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में यहाँ पर हाफ है। एम्फीबियस लिफ्ट के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो स्टर्न डेक है उसको दिया गया है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं और इवन जो एयर कुशन्ड हॉवरक्राफ्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की यहाँ पर बात करें तो वैसे तो यहाँ पर इतने सिस्टम्स नहीं दिए गए, लेकिन ऐसी जो हाई वैल्यू शिप्स हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में ऑपरेट करती हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी के जो बाकी डिस्ट्रॉयर्स हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन जनरल पर्पस अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक टाइप 1130 क्लोज एंड वेपन सिस्टम है, जो कि यहाँ पर एक ही शिप के ऊपर ऐसे मल्टीपल सिस्टम दिए गए हैं, एंड साथ ही साथ HHQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स और उनके जो लॉन्चर्स हैं वो भी यहाँ पर इस शिप के चारों तरफ दिए गए हैं, जिनकी रेंज सबसोनिक टारगेट्स के लिए 9 किलोमीटर की है और सुपरसोनिक टारगेट्स के लिए या फिर मिसाइल्स के लिए 6 किलोमीटर की है। तो खैर ये सारी कैपेबिलिटीज इस शिप की हाईलाइट नहीं है। जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वजह से ये शिप यहाँ पर जानी जाती है वो एक तो जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि अपने अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट में जो इक्विपमेंट है उसको कैरी कर सकती है, लेकिन दूसरा यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये जो चाइना की टाइप 76 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, ये चाइना के जो मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है जिस तरह से J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनको भी लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखती है, जो कि इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड में ऐसी कोई दूसरी एम्फीबियस असॉल्ट शिप नहीं है जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकती है। और इन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए टाइप 76 एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर एक ईमाल सिस्टम दिया गया है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की। और इसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू ये जो शिप है, जो कि किसी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में साइज में हाफ है, इस शिप से यहाँ पर जो एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, जो आपके मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनको तक लॉन्च किया जा सकता है। नॉर्मली यहाँ पर बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके पास एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं वो इन शिप से सिर्फ अपने जो हेलीकॉप्टर सिस्टम्स हैं उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तुर्की के केस में वो यहाँ पर अपने ड्रोन सिस्टम्स को भी अपने LHD प्लेटफॉर्म से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर ये जो ऐसी छोटी एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं इनके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वो US का F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट है, जो कि उसका वर्टिकल टेक ऑफ वाला वर्जन है, वो किसी भी एम्फीबियस असॉल्ट शिप से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, और वो भी यहाँ पर अपनी पावर के ऊपर। कोई यहाँ पर जो लॉन्च सिस्टम है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको एक वेट रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। लेकिन चाइना की केस में जो टाइप 76 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यहाँ पर कोई ड्रॉबैक नहीं है। आपको एक प्रॉपर ईमाल सिस्टम देखने को मिलता है जो कि J-35 को उसके पूरे पोटेंशियल के ऊपर लॉन्च कर सकता है। साथ ही साथ ना सिर्फ यहाँ से J-35 जैसे एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है, बल्कि चाइना के जो GJ-11 स्टेल्थ UCAV हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, उनको भी यहाँ पर इसी शिप से ऑपरेट किया जाएगा। चाइना का यहाँ पर पूरा प्लान है कि ऐसे जो स्टेल्थ UCAVs हैं उनको J-35 के साथ ऑपरेट किया जाए। तो ये यहाँ पर जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटी है ना, ये इसको ऑलमोस्ट एक यहाँ पर मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है, बिकॉज जो कैपेबिलिटी है वो इवन कई एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बेटर है। तो वो जैसे यहाँ पर कहते हैं कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, साइज यहाँ पर जो है वो एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स जितना है, लेकिन जो कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी है। एंड देन इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो टाइप 76 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है
ये उन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाती है, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी जो बड़ी शिप है उसको ऑपरेट नहीं कर सकती या फिर करना नहीं चाहते ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन। यहाँ पर फाइनेंशियली कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा चाहिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज़ ना सिर्फ यहाँ पर ओवरऑल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि इसके ऊपर जो क्रू आपको चाहिए होता है वो भी 4 से 5,000 लोगों का आपको चाहिए होता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड यूएस कैरियर की बात करें तो इतना क्रू चाहिए होता है उस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म बनाता है। वहीं पर यहाँ पर ये जो टाइप 76 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज में हाफ हैं, और जो इनको ऑपरेट करने वाला क्रू है, यानी कि इस शिप को टोटल में 1100 से 1500 लोगों का क्रू चाहिए जो कि इसको फुली ऑपरेट कर सकते हैं। और ये नंबर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर के कंपैरिजन में बहुत कम है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और इन सब के होते हुए भी ये जो सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस हैं साइज की, इनके होते हुए भी जो कैपेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल रही है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर उससे बेटर है। आप यहाँ पर इजीली J-35 जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेल्थ यूएवीज हैं उनको यहाँ पर ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव कैपेबिलिटी है। और आप लोगों को बताया कि पहले भी पाकिस्तान नेवी के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन काफ़ी दफ़ा हो चुकी है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट नहीं कर सकते, जो कि बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन फिर यहाँ पर जब ईरान जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो भी अपने जो एक मेकशिफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको ऑपरेट करती हैं, तो फिर देन अगेन पाकिस्तान नेवी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल खड़ा होता है कि कोई तो ऑप्शन होगा जो कि हमारी नेवी के लिए थोड़ा बहुत परफेक्ट हो, थोड़ा बहुत सेंस बनाए, उसको हम ऑपरेट कर पाएं। तो ये जो यहाँ पर चाइनीज टाइप 76 एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, आज नहीं फ्यूचर में जाकर जब कभी भी पाकिस्तान नेवी के लिए रिक्वायरमेंट क्रिएट होती है ऐसी शिप की, तो इस ऑप्शन को यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि ये डिस्टेंट फ्यूचर की बात है, नियर फ्यूचर की भी बात नहीं है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में और नियर फ्यूचर में जो हमारी डॉक्ट्रिन है वो एरिया डिनाइल, सी डिनाइल की है। और इस डॉक्ट्रिन में यहाँ पर ऐसी जो बड़ी शिप्स हैं वो एक टारगेट ही बनती हैं। कल को यहाँ पर अगले 5 से 7 सालों 10 सालों में हमें अगर कोई इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करने हैं, यानी कि हमें अपनी रीच को इंक्रीज करना है, अपनी जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट करना है, मिडिल ईस्ट में जो हमारा पैक्ट है उसमें यहाँ पर और कंट्रीज इंक्लूड हो जाती हैं, बजट में हमें थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, तो तब जाकर हम यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मे भी हो सकता है कि आगे चलकर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह इस शिप के लिए पाकिस्तान नेवी भी J-35 एयरक्राफ्ट के जो नेवल वर्जन हैं उनको ऑपरेट करे। तो लास्टली यहाँ पर ये वही पॉइंट है कि चाइना की जो बढ़ती हुई डिफेंस इंडस्ट्री है, इसकी वजह से पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली एक काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, यानी कि हमारे पास हर टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, जो कि यही यहाँ पर एक सिंगल मोस्ट ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान मिलिट्री आज इस टाइम के ऊपर चाइनीज ब्लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और जब आपकी मिलिट्री जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर ट्रस्ट करने लग पड़ जाए, यानी कि चाइनीज इकोसिस्टम में ट्रस्ट करने लग पड़े, तो आपकी जो कंट्री है फिर स्ट्रेटेजिकली भी उसी कंट्री के साथ अलाइन हो जाती है। तो पिछले 10 साल में यही कुछ हुआ है, यानी कि पास्ट में भी ये हुआ, प्रेजेंट में भी यही हो रहा है, एंड देन फ्यूचर में चलकर भी यही होगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका ओपिनियन काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।